बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी मामले में जमहूरी उसूलों पर अमल होना चाहिए, नाअहल करार देने पर जर्मनी का रिएक्शन, बीजेपी बेचैन। दमिश्क में इसराइल के ताज़ा हमले, सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया, दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इसराइली कार्रवाइयों की वजह से फलस्तीनी बच्चे मुसलसल खौफ में हैं, आलमी इदारे की रिपोर्ट। रशिया ने अमेरिका को मिसाइल टेस्टिंग की इत्तला देना बंद कर दिया, यूक्रेन जंग से ताल्लुकात निचली सतह पर पहुंच गए। रशियन सीक्रेट सर्विस ने जासूसी के इल्जाम में अमेरिकी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, कहा वॉशिंगटन के हुक्म पर काम कर रहा था। पुतिन 27 अप्रैल को तुर्की का दौरा करेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान, यूक्रेन जंग और आलमी सियासत पर बात होगी। चार्ल्स III का पहला बैरूनी दौरा, जर्मनी में चांसलर और सदर से मुलाकात, किसानों और फौजियों से भी मिले। इंदौर में मंदिर की बावली में गिरकर 13 हलाक, रामनवमी के दिन सानेहा, त्योहार की वजह से हुजूम, कुएं का छत गिर पड़ा। रामनवमी के मौके पर कई मकामात पर फिरक़ेवाराना तनाव, झड़पें। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने सीरिया के दारुल दमिश्क में ताज़ा मिसाइल हमले किए हैं। साना न्यूज़ एजेंसी ने फौजी ओहदेदारों के हवाले से कहा कि कई इसराइली मिसाइलों ने जोलान पहाड़ियों की तरफ से दमिश्क के करीब बाज़ मकामात को निशाना बनाया, दारुल हुकूमत ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। फौजी ओहदेदारों ने बताया कि सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया, इन हमलों से मादी नुकसान हुआ और 2 सिपाही जख्मी हुए। सीरिया की वजारत दिफा ने हमलों को कंफर्म किया। वजारत ने कहा कि रात तकरीबन 1:20 पर इसराइली दुश्मन ने जोलान पहाड़ियों की तरफ से जारहियत की और कई ठिकानों को निशाना बनाया। एक हफ्ता पहले भी इसराइली एयर डिफेंस ने एलेपो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिससे वहां ऑपरेशंस मुतासिर हुए थे। सीरिया की वजारत खारजा ने इन हमलों को दोहरा जुर्म करार दिया था और कहा था कि इससे न सिर्फ एक सिविलियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, बल्कि ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मदद ले जाने के काम को भी रुकवाया गया। 6 महीनों में एलेपो एयरपोर्ट पर यह तीसरा हमला था। इसराइल वक्फे से सीरिया में ऐसे हमले करता है और इनमें आमतौर पर ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। फलस्तीनी बच्चे इसराइल की तरफ से सख्त कार्रवाइयों और क्रैकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जनीन और दूसरे मकामात पर हालिया धावों के सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह बात कही गई। बताया गया कि बच्चे मुसलसल खौफ और बेचैनी की हालत में हैं। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल पैलेस्टाइन मूवमेंट ने जनीन के कई बच्चों के बयानात का हवाला दिया जो इसराइल की फौजी कार्रवाई से दहशत ज़दा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल अब तक 17 बच्चों की जिंदगी के हक की खिलाफ वर्जी की गई। इसके अलावा कई बच्चों की नफसियाती और समाजी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा पैदा किया गया। इस साल अब तक 17 फलस्तीनी बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 6 का ताल्लुक जेनिन से है। बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें कई घंटे उनके घरों में नज़रबंद रखा जाता है। इस रिपोर्ट में कई फलस्तीनी बच्चों और नौजवानों के इंटरव्यूज शामिल है। सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के हल्ले की मजम्मत की है। चारशंबे की सुबह 100 से ज्यादा यहूदी आबादकार इसराइली फौज की निगरानी में मस्जिद अक्सा पहुंचे थे और कुछ रसूमात अदा की थीं। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मीक़ाती सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वो इस दौरे के दौरान उम्रा भी अदा कर रहे हैं। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर मदीना रीजन के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया।
لبنان ایک معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے، امید ہے کہ سعودی حکمرانوں کے ساتھ وہ ان مسائل پر بات چیت بھی کریں گے۔ رشیا نے کہا ہے کہ نیوکلیئر سمجھوتہ JCPOA کا کوئی بدل نہیں ہے اور ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانی چاہیے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے امریکہ سے یہ مطالبہ کیا۔ وہ ماسکو میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ رشیا نے امریکہ کو میزائل ٹیسٹوں کے بارے میں معلومات دینا بند کر دیا ہے۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی ریباکوف نے یہ بات بتائی۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان یوکرین اور دوسرے معاملات پر تناؤ کی سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ امریکہ اور رشیا کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ ایک سمجھوتے کے مطابق وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں اور میزائل تجربات کی صورتحال سے ایک دوسرے کو واقف کراتے رہتے ہیں، لیکن اب رشیا نے اس معاملے میں تعاون بند کرنے کا اعلان کیا۔ رشیا میں جاسوسی کے الزام میں وال اسٹریٹ جرنل کے لیے کام کرنے والے ایک امریکی جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رشیا کی سیکیورٹی سروس SFB نے یہ بات بتائی۔ پچھلے سال یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے رشیا میں سینسرشپ لاز سخت کر دیے گئے ہیں۔ جس امریکی جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا اس کی پہچان ایوان گروشووچ کی حیثیت سے کی گئی۔ اسے ایکاترنبرگ شہر میں گرفتار کیا گیا۔ رشین وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر کی گرفتاری کا تعلق جرنلزم سے نہیں ہے۔ سیکیورٹی سروس نے بتایا کہ وہ خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکریٹ سروس نے کہا کہ یہ جرنلسٹ رشین فوج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے حکم پر کام کر رہا تھا، لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے اس الزام کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم ایوان اور اس کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ باخمت رشینز کا قبرستان بن رہا ہے۔ جنرل مارک میلی نے کہا کہ خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔ اس دوران رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر کے چیف نے کہا کہ یوکرین کی فوج کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ رشین سپاہیوں کو بھی کچھ نقصان پہنچا۔ یوکرینی فوج کے جنرل سٹاف نے یہ بات مانی ہے کہ حالیہ دنوں میں رشین فوج کو باخمت میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن کئی جگہ لڑائی اب بھی جاری ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ میں صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے۔ IAEA چیف رافیل گراسی نے نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے پلانٹ کے پاس فوجی سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ یورپی یونین نے چائنا سے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرے۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈیر نے کہا کہ کسی بھی امن سمجھوتے میں رشیا کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں کی واپسی کے بارے میں ٹھوس بات شامل ہونا چاہیے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن اگلے مہینے ترکی کا دورہ کریں گے۔ صدر طیب ایردوان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ اپریل کے آخر میں ہوگا۔ وہ ایک نیوکلیئر پاور ری ایکٹر کا افتتاح کریں گے جسے رشیا کی ایک کمپنی بنا رہی ہے۔ یہ دورہ 27 اپریل کو ہوگا۔ اس موقع پر امید ہے کہ ایردوان اور پوٹن یوکرین جنگ اور عالمی سیاست کے علاوہ آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ برطانیہ کے چارلس III جرمن پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بادشاہ بنے۔ وہ بادشاہ کی حیثیت سے اپنے پہلے بیرونی دورے پر ہیں، جس کے دوران دونوں یورپی ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 74 سالہ چارلس اور ان کی ملکہ کمیلا چہارشنبے کو برلن پہنچے۔ جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹینمائر نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے صدارتی محل میں ایک بینکویٹ میں شرکت کی۔ سڑکوں پر بھی عوام نے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ یہ دورہ 3 دن کا ہے۔ بریگزٹ کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ تلخیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اب ان تلخیوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چارلس سب سے پہلے فرانس کا دورہ کرنا چاہتے تھے، لیکن فرانس میں ہڑتال، مظاہروں اور گڑبڑ کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ چارلس نے جرمن چانسلر اولاف شولز سے بھی ملاقات کی۔ وہ کسانوں کی ایک مارکیٹ بھی گئے۔ چارلس اور کمیلا ریفیوجیوں اور برطانیہ اور جرمنی کے سپاہیوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ جمعے کو ہیمبرگ میں جائیں گے۔ آرکٹک کے سمندر میں برف تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کا ماحول پر خطرناک اثر پڑ رہا ہے۔ سائنسدانوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ صدیوں تک سمندروں میں اس کے اثرات رہیں گے۔ یہ بھی وارننگ دی گئی کہ آرکٹک سے پانی کے بہاؤ میں 2050 تک 40% کی کمی آئے گی، جس سے ماحولیاتی نظام بگڑ سکتا ہے۔ ایک میگزین جرنل نیچر میں یہ رپورٹ چھاپی گئی۔
इंदौर के एक मंदिर की बावली में गिरकर कम से कम 13 भक्त हलाक हो गए। यह हादसा रामनवमी के मौके पर पेश आया जब मंदिर में बहुत ज्यादा रश था। 30 से ज्यादा लोग इस कुएं में गिर पड़े। मरने वालों में कई औरतें शामिल हैं। बताया गया कि कुएं की छत गिर पड़ने की वजह से यह सानहा पेश आया। बाहर निकाले गए लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। बलेश्वर महादेव मंदिर में आखिरी खबर मिलने तक इमदादी सरगर्मियां जारी थीं। रामनवमी की वजह से मंदिर में बहुत ज्यादा लोग जमा थे, जिससे छत पर काफी दबाव था। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की। कलेक्टर टी राजा ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। रामनवमी के मौके पर मुल्क के कई मकामात पर फिरक़ेवाराना तनाव और झड़पों के वाक़यात पेश आए। इनमें औरंगाबाद, वडोदरा वगैरह शामिल है। जलगांव में भी फिरक़ेवाराना कशीदगी देखी गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रामनवमी के मौके पर 2 ग्रुपों के बीच झड़प हुई। इस झड़प के दौरान एक पुलिस टीम पर हमला किया गया और कई गाड़ियों को आग लगाई गई। फिरक़ेवाराना तनाव को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत को तलब किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि सूरत हाल काबू में है। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव किए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी रामनवमी के मौके पर तनाव देखा गया। जहांगीरपुरी में फिर फसाद से निपटने वाली पुलिस को तैनात कर दिया गया। जलगांव और वडोदरा में भी फिरक़ेवाराना तनाव है और झड़पों के वाक़यात पेश आए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई करने पर जर्मनी ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि इस मामले में जमहूरी उसूलों पर अमल होना चाहिए। जर्मनी के इस बयान के बाद बीजेपी काफी नाराज है। उसने कांग्रेस लीडर पर तनकीद की। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने गैर मुल्की ताकतों को इंडिया के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की दावत दी है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर राहुल गांधी पर तनकीद की। कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जाम को रद्द कर दिया और कहा कि बीजेपी साबित कि राहुल गांधी ने बैरूनी मुल्कों की मुदाखलत तलब की है। राहुल गांधी ने सिर्फ बैरूनी दौरे के दौरान इंडिया के हालात पर तबसरा किया था, किसी की मदद नहीं मांगी थी। जर्मनी ने जुमेरात को कहा कि राहुल गांधी के मामले में बुनियादी जमहूरी उसूलों पर अमल होना चाहिए। जर्मन वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ फैसले को देखा है। हमारी मालूमात के मुताबिक राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके बाद ही ये बात साफ होगी कि ये फैसला टिकेगा या नहीं, क्या उनके सस्पेंशन की कोई बुनियाद है। तर्जुमान ने कहा कि जर्मनी उम्मीद करता है कि इस केस में जमहूरी उसूलों और अदालती आज़ादी के मयारात को बरकरार रखा जाएगा। कुछ दिन पहले अमेरिका के एक ओहदेदार ने कहा था कि वाशिंगटन राहुल गांधी के केस पर नजर रखे हुए है। पंजाब हुकूमत ने अकाल तख्त को बताया है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन के दौरान एहतियाती हिरासत में लिए गए 360 में से 348 लोगों को छोड़ दिया गया है। अकाल तख्त जत्थेदार के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जसपाल सिंह ने बताया कि रियासती हुकूमत की तरफ से ये इत्तला दी गई। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने रियासती हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि तमाम गिरफ्तार सिख नौजवानों को रिहा किया जाए। इंडिया में 3016 नए कोविड केस पाए गए हैं। ये तकरीबन 6 महीने के सबसे ज्यादा केसेस हैं। एक्टिव केसेस बढ़कर 13,509 हो गए हैं। इससे पहले 2 अक्टूबर 2022 को 3,375 केस रिकॉर्ड किए गए थे। पिछले 24 घंटों में 24 मौतें रिकॉर्ड की गई। इनमें महाराष्ट्र की 3, दिल्ली की 2 मौतें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 शख्स की जान गई। केरला में 8 पुरानी मौतों को रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। राहुल गांधी मामले में जमहूरी उसूलों पर अमल होना चाहिए, नाअहल करार देने पर जर्मनी का रिएक्शन, बीजेपी बेचैन। दमिश्क में इसराइल के ताज़ा हमले, सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इसराइली कार्रवाइयों की वजह से फलस्तीनी बच्चे मुसलसल खौफ में हैं, आलमी इदारे की रिपोर्ट। रशिया ने अमेरिका को मिसाइल टेस्टिंग की इत्तला देना बंद कर दिया। यूक्रेन जंग से ताल्लुकात निचली सतह पर पहुंच गए।
رشین سیکریٹ سروس نے جاسوسی کے الزام میں امریکی جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا، کہا واشنگٹن کے حکم پر کام کر رہا تھا۔ پوٹین 27 اپریل کو ترکی کا دورہ کریں گے، طیب اردوان نے کیا اعلان، یوکرین جنگ اور عالمی سیاست پر بات ہوگی۔ چارلس III کا پہلا بیرونی دورہ، جرمنی میں چانسلر اور صدر سے ملاقات، کسانوں اور فوجیوں سے بھی ملے۔ اندور میں مندر کی باولی میں گر کر 13 ہلاک، رام نومی کے دن سانحہ، تہوار کی وجہ سے ہجوم، کنویں کا چھت گر پڑا۔ رام نومی کے موقع پر کئی مقامات پر فرقے وارانہ تناؤ، جھڑپیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراسب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔